हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रेरी के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है, जहां पर हमको क्लास नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जहां पर हमको प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ना था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर नाउन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब हम लास्ट में टॉपिक के जेल प्रेरी के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस लेक्चर से काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना, पढ़ रहे हैं अपन टॉपिक वाइज, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब फाइन, अब सबसे पहले तो अपने दिमाग में क्या आता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये आता है कि प्रॉपर नाउन है क्या। अगर कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है, सिर्फ उनके लिए मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है पहले मैं बता देती हूँ। आपकी क्लास नंबर 2 पे जाएंगे आप। क्लास 2 जो मैंने इसमें ली, ये 5 है ना, आपको क्लास 2 पे जाना है। क्लास 2 पे मैंने आपको नाउन के बेसिक्स बताए हैं। नाउन के बेसिक्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से, शांति से, आराम से प्रॉपर नाउन समझाया है। क्यों समझाया है? ताकि उतना जो 10 मिनट अपना गया था वो यहाँ पर ना जाए। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ जाके देखना लेक्चर के बाद। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और निश्चयवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है, निश्चय मतलब निश्चित। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है, वो नाउन होता है कि जब हम वो नाम लेते, नाउन यानी नाम, संज्ञा यानी नाम, और वो नाम ऐसा होता है कि जहां पर हम नाम लेते हैं तो वो निश्चित होता है। जैसे मैंने बोला लड़का, अब बताओ कौन लड़का? बॉय, नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं अगर किसी का नाम ले लूंगी, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया सुमित, ठीक, तो आपको अपन जानते हैं ना। अब मैं बोलूँ वो लड़का मिला था, फिर मतलब सुमित मिला था, आप जानते होंगे तो अच्छा वो मिला था। ठीक है, सिटी बोल दिया, मतलब सिटी में चले जाओ। कौन सी सिटी? कितनी सारी सिटीज है दुनिया में। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला भोपाल चले जाओ, यहाँ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, तो ये नाम से आपको समझ में आ रहा है वो 2-4 नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो निश्चितता बताता है। ठीक है, आपको पता होता है किसके बारे में, निश्चित नाम जिसको बोलते हैं। ठीक है, निश्चित नाम जिसको बोलते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स कॉमन नाउन के साथ कंपेयर करते हुए क्लास नंबर 2 में बताया है, या इसलिए बताया है कि वो टाइम अपना यहाँ वेस्ट ना हो। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट जंप कर रही हूँ अपने कॉन्सेप्ट्स पे। तो जिसको प्रॉब्लम है इस क्लास के बाद क्लास नंबर 2 देख लेना, अगर नहीं देखी हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, और दूसरी बात ये है, ये यहाँ पर अभी रिकॉर्डेड वीडियोस चल रहे हैं, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, आप जब आप कमेंट करते रहते हो तो आप प्रॉपर टॉपिक रिलेटेड डाउट्स लिखें। मैं डाउट्स आपके लेती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में या अगले 2-3 लेक्चर के अंदर आपके वो डाउट्स मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं कमेंट नहीं ले पा रही हूँ। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि ये सब छोड़ो, अभी इधर देखो ध्यान से। प्रॉपर नाउन के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता, पहले सुन लो ध्यान से। ये सब छोड़ना, मैं हटा देती हूँ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहेगा। प्रॉपर नाउन के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका नाम है, आप अपने नाम के आगे द लगाते हो क्या? एन तो लगता ही नहीं है, क्योंकि एन तो अनिश्चित के आगे होता है। आप तो निश्चित हो, आपका नाम तो निश्चित है, तो एन तो लगना ही नहीं है ना। द का लगता है कि यार ये तो निश्चित है तो द लगना चाहिए, तो प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लग सकता। जैसे अपन बॉय के आगे लगा रहे थे, जब बॉय वाक्य के अंदर क्या था? निश्चित था। वो लड़का जो हमें वहां मिला था, मतलब वही वाला लड़का, मतलब द बॉय लिखते। लेकिन अगर हम वहां पर किसी का नाम लिख देते हैं, ठीक है, मोहन लिख देते हैं, तो वहां द मोहन नहीं लिखा जाएगा। उसका रीजन, क्योंकि अब वो प्रॉपर हो चुका है। पहले कॉमन था, बॉय एक जाति बता रहा था, लेकिन मोहन जाति थोड़ी बता रहा है। क्लियर है? मोहन एक किसी का प्रॉपर नाउन है। तो अपन एक बेसिक सी बात आप ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ये बात याद रख ली, इसलिए अपन अपने नामों के आगे आर्टिकल नहीं लगाते, इसलिए अपन अपनी सिटी के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते, इसलिए अपन इंडिया के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते। अपन बहुत सारी चीज़ें जिसके नाम के आगे द नहीं लगाते, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। ठीक, लेकिन एक ऐसा ग्रुप होता है, कुछ नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आगे क्या लगता है? द। वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, यहाँ पर अपन उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ भाई, तो
क्या देखा अपन ने, प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब ये आपके कुछ एक्सेप्शंस है जिस पर आपके बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत, ठीक है। अभी अपन जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप फटाफट से इसको देख लो। आप इसको देख लोगे तो अभी जो क्वेश्चंस बताऊंगी ना वो आपको फटाफट से आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रिवर्स। रिवर्स यानी नदियों के जो नाम होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ रिवर के आगे द मत लगाना, रिवर के आगे ए भी लग सकता है, डिपेंड करता है वो निश्चित है कि अनिश्चित। और RIVER रिवर के आगे आप द भी लगा सकते हैं अगर वो निश्चित है तो। मैं रिवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिवर के नाम प्रॉपर नाउन की बात याद बोल रही हूँ यहाँ पर, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। रिवर्स के प्रॉपर नाउन जैसे हुआ गंगा, इंग्लिश में गंगेज लिखा जाता है, आप द लगाएंगे, ठीक है, ये माना ये प्रॉपर नाउन है लेकिन इसके आगे द लगेगा क्योंकि ये अपवाद है, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरी द नर्मदा, द क्षिप्रा, ठीक है। सीज, सागर, ओशंस, महासागर, सागर और महासागर, इनके नामों के आगे प्रॉपर नाउन्स के आगे भी आपको क्या लगाना है, हमेशा द लगाना है, ठीक है। जैसे द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ठीक है। आपका ये अरेबियन सी, अरब सागर, द अरेबियन सी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है कि जब भी हम इनके नाम देखेंगे हमको उसके आगे क्या लगाना है, द लगाना है। अगला देखिए कैनल्स, कैनल्स यानी नहर, नहर के नाम है सुएज हुआ, ठीक है, पनामा हुआ, ये द पनामा कैनल, द सुएज कैनल, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बे गल्फ, ये खाड़ी होती है, ये छोटा स्ट्रक्चर होता है और ये बड़ा होता है, मतलब छोटे स्ट्रक्चर को बे बोलते हैं और बड़े स्ट्रक्चर को गल्फ बोला जाता है, खाड़ी, ठीक है। खाड़ी के नामों के आगे भी आपको हमेशा द लगाना है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बिस्के, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मैक्सिको वगैरह वगैरह, ठीक है, सबके आगे अपने को द लगाना है। आप सिर्फ ये नाम याद कर लीजिए, बहुत ईजी सी चीज़ें हैं, ठीक है। अगला देखिए माउंटेन्स, आइलैंड्स और डेजर्ट्स के नामों के आगे आपको द लगाना है, ठीक है। माउंटेन्स मीन्स पर्वत श्रृंखलाएं लिखना, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं, मतलब यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। आप बस एक छोटी सी बात ध्यान रख लें कि आइलैंड्स और माउंटेन्स में एक्सेप्शन है, अपवाद है कि ये सिर्फ ग्रुप की बात हो रही है। अगर आप किसी एक माउंटेन की बात करें, एक पर्वत चोटी की बात करें, पीक की बात करें या किसी एक आइलैंड की बात करें तो फिर वहाँ पर द मतलब नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको अलग से लिख देती हूँ, ये इन दोनों के केस की बात कर रही हूँ, ये ब्लू में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये अपवाद है यहाँ पर। और अपवाद क्या है, एक्सेप्शन लिख देती हूँ। अपवाद क्या है यहाँ पर कि अगर अपन इंडिविजुअल बात करेंगे, इंडिविजुअल माउंटेन पीक की, पीक यानी चोटी, पर्वत चोटी, या फिर आइलैंड की, तो आप फिर उसके आगे द नहीं लगाओगे। ये ब्लू से जो पार्ट लिखा है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से बोल देती हूँ इन दोनों के बारे में कि पर्वत श्रृंखला, माउंटेन्स के ग्रुप के आगे द लगता है। जैसे हिमालय है, हिमालय एक ही पर्वत है क्या, नहीं, ग्रुप है, श्रृंखला है, तो अपन लिखते हैं इंग्लिश में द हिमालयाज, ठीक है। वैसे ही यहाँ आइलैंड्स पे आते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार, एक ही आइलैंड है क्या, नहीं, ग्रुप है ना, एक से ज़्यादा है ना, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्वत चोटी को पकड़ लूँ, ठीक है, जो एक ही है, ग्रुप नहीं है, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, K2, इन सब के आगे नहीं लगेगा, इंडिविजुअल के आगे नहीं लगता, ग्रुप के आगे लगता है। वैसे ही आइलैंड भी अगर अपन इंडिविजुअल ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, जावा, सुमात्रा, ठीक है, तो आप उसके आगे द नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल आइलैंड है। तो याद रखना इन दोनों चीज़ों में, मैं बता दे रही हूँ, बाद में नहीं बोलना कि आपने बोला था माउंटेन तो हम जाके माउंट एवरेस्ट के आगे द लगाया है, ठीक है, गलत हो जाएगा, क्लियर। तो माउंटेन्स के ग्रुप और रिवर्स के आइलैंड्स के ग्रुप के आगे आप हमेशा द लगाते हो, ठीक। अगला डेजर्ट्स है, थार है, सहारा है, आपको आगे द लगाना है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों के नामों के आगे आप द लगाते हैं, ठीक है। कुछ भी आप देखो, वायलिन हुआ, गिटार हुआ, सबके आगे आपको द लगना है, ठीक है। आप जानते हैं सबके नाम, ठीक है, जहाँ पर भी आप इन चीज़ों के नाम देखें आप द लगाएं। ये वो प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके आगे आपको अपवाद बनाकर द लगाना है, बाकी के आगे नहीं लगाना, ठीक है। फिर भी मैं ओमिशंस में एक बार और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। लाइब्रेरी और म्यूजियम के नामों के आगे आप द लगाते हैं,
इसको हटा देते हैं पहले, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ भाई, तो लाइब्रेरी और म्यूजियम के आगे आपको द लगाना है। जैसे कुछ भी ले सकते हैं आप, द सेंट्रल लाइब्रेरी, द सेंट्रल लाइब्रेरी, द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम एटसेट्रा। ठीक है, द ब्रिटिश म्यूजियम एक्सेट्रा, ये सब के आगे आपको द लगाना है। एक स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम देना है। स्नैपशॉट ले लिया, ये 4 चीज़ें हो गई। अगला चलते हैं आगे। हाँ भाई, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के नामों के आगे भी आपको द लगाना है ना। कुछ भी आप लिख सकते हैं, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। ठीक है, न्यूज़पेपर के नामों के आगे भी आपको द लगाना है। रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों के नामों के आगे भी द लगेगा। ठीक है, जैसे द रामायण, द बाइबल एटसेट्रा, इसमें सभी आ जाएंगे है ना, द वेदास, द कुरान। तो इसमें जितने भी अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके आगे आपको द लगाना है। बस ये फटाफट देखते जाओ है ना, इतना इसमें कुछ समझाना और ट्रिक और कोई फॉर्मूले या समझने की चीज़ें तो है नहीं, सीधी सीधी बातें हैं कि धार्मिक पुस्तकों का नाम देखो आगे द लगा दो। ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम देखोगे आगे द लगा दोगे। किसी का सरनेम देखो, ये बोलोगे यहाँ तो मैम क्या पढ़ा रहे हो, सरनेम के आगे द नहीं लगता, कभी हमने नहीं लगाया। ठीक है, आप कभी अपने सरनेम के आगे द लगाते हो? फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है मान लो सीमा शर्मा, तो सीमा द शर्मा तो नहीं बोलते ना, सीमा शर्मा बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये क्या चल रहा है, यहाँ पर उसने एक अपवाद बोला है। अगेन मैं ब्लू से इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें अलग से दिखती रहें। ठीक है, ग्रुप हो प्लूरल हो, मतलब पूरे ग्रुप की मेंशन हो रही है, इंडिविजुअल की बात यहाँ भी नहीं हो रही है, इंडिविजुअल की बात यहाँ पर भी नहीं हो रही है, मैं एक की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। तो ध्यान देना यहाँ पर कि जब भी आप सरनेम्स देखें बहुवचन में या ग्रुप मेंशन करते हुए, अगर आप नागरिकता सूचक शब्द देखें, नेशनैलिटी वर्ड्स मीन्स नागरिकता सूचक शब्द, मतलब आप कौन है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन। ठीक है, तो इसमें नहीं लगा देना, मैंने लिखा आई एम डैश इंडियन, आपने फट से लगा दिया द, आपने फट से यहाँ पे क्या लगा दिया, द। रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? ऊपर तो मैम आप लिख रहे हो, नेशनैलिटी वर्ड के आगे द लगाओ, और यहाँ पर नेशनैलिटी वर्ड लिखा है इंडियन और आपने द लगाया, हमने द लगाया तो आपने गलत कर दिया। तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ ना, यहाँ पर ये हाईलाइट किया है ना ब्लू पेन से, क्या हाईलाइट किया है कि जब भी कोई सरनेम है या कोई कम्युनिटी मेंशन हो रही है या नेशनल, मतलब इन सबसे कोई कम्युनिटी मेंशन हो रही है, कोई ग्रुप मेंशन हो रहा है, तब आप क्या लगा देते हो, द लगा देते हो। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि मैं भारतीय हूँ, तो मैं क्या पूरी ग्रुप की बात कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ अपने अकेले की बात कर रही हूँ और अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये है, वो है, मैं ये हूँ। याद आ रहा है पहला लेक्चर, मतलब आर्टिकल्स का पहला लेक्चर? ठीक है, ये है, वो है जब आता है, जब इंट्रोडक्शन आता है तो एन आता है, और इंट्रोडक्शन आता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो एन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे एन लिखूंगी ना, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना कि यहाँ पर भी ग्रुप की बात हो रही है। जैसे मैंने लिखा द गुप्ता नहीं, ठीक है, गुप्ताज, ये प्लूरल, ये देखो ये ग्रुप मेंशन कर रहा है, कम्युनिटी मेंशन कर रहा है। द चौहान्स, द मुगल्स, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जब बहुवचन में देखोगे तब द लगाओगे, या अगर नेशनलिटी वर्ड की बात हो रही है, आप वाक्य का अर्थ देखना बहुवचन में है क्या, बहुवचन में है तो आपको द लगाना है। कुछ ऐसे नेशनैलिटी वर्ड होते हैं जिनके बहुवचन नहीं बनते, जैसे चाइनीज़, अब एक है तो भी चाइनीज़ बोलोगे, एक से ज़्यादा तो भी चाइनीज़ बोलोगे क्या? नहीं, तभी चाइनीज़ ही बोलोगे। तो ऐसी जो चीज़ें जिसका सिंगुलर प्लूरल समझ नहीं आता, तो आपको अर्थ में समझ में आ जाएगा कि कम्युनिटी की बात हो रही है कि नहीं। अरे भाई, अगर यहाँ पर मान लो इंडियन ही सिंगुलर होता और इंडियन ही प्लूरल भी होता, मान लो ऐसे नहीं लगता प्लूरल में, तो भी आपको तो समझ में आ रहा था ना मीनिंग में कि यहाँ तो सिंगुलर एक बंदे की बात हो रही है, कोई ग्रुप की कम्युनिटी की बात थोड़ी हो रही है। आ रही है बात समझ में? तो आपको अर्थ पे चले जाना, अर्थ आपको बहुत ही आसानी से बता देगा कि यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है या एक की बात हो रही है। ठीक है, ये कुछ ही ऐसे शब्द है, जैसे हुआ
ब्रिटिशेस नहीं बोलते, चाइनीसेस नहीं बोलते, ठीक है, जापानीसेस नहीं बोलते, ऐसे कुछ एक है। बाकी में तो ऐसे लग जाता है, जैसे इंडियंस आपको एकदम समझ आ जाएगा, रशियंस आपको एकदम समझ आएगा, पाकिस्तानीज आपको एकदम समझ में आ जाएगा, द लगाना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, जब भी कोई नागरिकता सूचक शब्द हो, कोई ग्रुप हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई सरनेम्स का ग्रुप हो, प्लूरल हो, ग्रुप मेंशन कर रहा हो, तब आपको हमेशा द लगाना है, यहाँ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस आपके वैसे तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ में भी आ जाता है, देखो नॉर्थ साउथ मैंने बताया था आपको, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी तो है, ये कभी चेंज थोड़ी कर सकते आप, ठीक है। फिर भी मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, जो भी डायरेक्शंस होते हैं, राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये कॉम्बिनेशंस भी सारे, मतलब कोई भी डायरेक्शंस हैं तो आपको आगे क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। आगे बात समझ में, इसका स्नैपशॉट ले लो। तो जल्दी से अपन आगे की भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ भाई, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स, यहाँ पर भी ध्यान दे दो। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें, ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का नाम और ऐतिहासिक घटनाएं, ये आपके लिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऐतिहासिक इमारतों के नामों के आगे आपको हमेशा द लगाना है, जैसे आपका ये हो जाएगा ताजमहल, है ना, रेड फोर्ट एटसेट्रा, इन सब के आगे आपको द लगाने का है, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं के नाम कैसे होते हैं मैम, अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, और जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर टॉपिक का, हर घटना का एक हेडिंग होता है, वो हेडिंग जो है वही तो घटनाओं के नाम है। तो जब इंग्लिश में आप उसको लिखेंगे तो द लगाएंगे। जैसे कोई भी घटना ले लेते हैं कॉमन, अपना ये हो गया द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर, मैसेकर मीन्स हत्याकांड, मैसेकर, ठीक है। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ पानीपत, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, साइमन कमीशन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब भी हम हिस्टोरिकल इवेंट्स का नाम रखते हैं इंग्लिश में तो हमको द लगाना है, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। और ना कुछ लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं, मैम उस वहाँ तो नहीं लिखा, उस बुक में नहीं लिखा, इस बुक में नहीं लिखा, हिस्ट्री की कोई बुक है वहाँ उसमें, यहाँ नहीं लिखा। अरे यार, आप कोई भी ढंग से ग्रामर फॉलो नहीं करता है नॉर्मली, नॉर्मल सेंस में, हिंदी भी और इंग्लिश में। आप जानते हो अपन तो बोलते में भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, ठीक है, अपन ठीक है, तो नहीं बोलते। तो अपने को क्या करना है, इंग्लिश का पेपर निकालना है, और वहाँ पर उसने एक रूल बनाया है कि ऐसा होगा, तो पेपर में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर आपको ग्रामर का ध्यान रखना है, बाकी नहीं रखा जाता कई जगह। तो बाहर जाके इतने टेंशन लेके चीज़ों को और मत बढ़ाओ, अभी अपना फोकस है कि अपने को पेपर निकालना है, और पेपर निकालने के लिए जो हमको करना है वो सब हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो 10 जगह ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यही है, और इन सब के हिसाब से ही आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर होंगे, ठीक है। तो जो पढ़ा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी से रिलेटेड वो आपसे आंसर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि आप क्या देने वाले हो, ठीक। चलिए लास्ट और देख लेते हैं, आर्म्ड फोर्सेस। अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, अपनी जो सेनाएं होती है ना, उनके आगे रेस्पेक्ट में, आदर में द लगाया जाता है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट में द लगाया जाता है। कैसे, द आर्मी हुई, है ना, द नेवी हुई, पुलिस ये भी तो हुई, ठीक है, एयरफोर्स एटसेट्रा, जो भी अपनी सेनाओं के नाम होते हैं उसके आगे भी आपको द लगाना होता है। इसका भी स्नैपशॉट ले लो, बस यहाँ तक काफ़ी है। इसमें आपके ओमिशंस के ओमिशंस नहीं, प्रॉपर नाउन्स के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। देखो एक बार और देख लो इसको, ये फर्स्ट है, इन सब चीज़ों के आगे आपको द लगाना है, इन सब चीज़ों के आगे आपको द लगाना है, इसका ध्यान रखना। हाँ, ये ब्लू जहाँ पर मैं बता रही हूँ वहाँ पे कुछ उल्टी बात हुई है, यहाँ पर भी देखो ये उल्टी बात हुई है, वहाँ ग्रुप की बात हो रही है और इंडिविजुअल के आगे नहीं लगेगा, इधर भी ग्रुप की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स के आगे नहीं लगेगा। फिर इसको देख लो एक बार, ठीक है। चलिए फाइन, अब
यहाँ पर जाकर मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हैं उसमें हो सकता है 1-2-3 क्वेश्चन एक जेपी के भी आ गए हों, लेकिन जेल प्रहरी के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सीरीज जो टॉपिक में जेल प्रहरी में पूछा गया, जेल डिपार्टमेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अपन लास्ट में लेंगे, ताकि ये सब पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। जब आप वो जेपी के क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपसे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ये लेक्चर्स लेने के बाद। तो मैंने आखिरी के लिए रख रखे हैं, लेकिन हाँ कभी कभी टॉपिक से रिलेटेड आपके जो अपना एग्जाम का लेवल है उसमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो अपन उसके भी डाल रही हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये MPSI तक के लेवल के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, आप सॉल्व कीजिए, और प्योर जेपी के क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे टॉपिक ओवर होने के बाद, है ना। चलो, अब मेरे को नहीं लगता है कि आपको टाइम लगेगा, है ना। अभी तक तो आंसर भी दे दिया होगा। माय ब्रदर हैज जॉइन डैश आर्मी, अब भी पढ़ा लास्ट वाले में, ये पढ़ा, ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेस के नाम के आगे आपको हमेशा द लगाना होता है। आर्म्ड फोर्सेस के नाम के आगे आपको हमेशा द लगाना होता है। तो आंसर यहाँ पे सीधा बी है, कोई कुछ सोचना ही नहीं है, ओके सीधा बी है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, द। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये आपके सामने सेंटेंस है, और सेंटेंस में एरर देखना है क्या है। अभी तक तो निकाल भी दी होगी, क्योंकि अब तो तुमने अभी पढ़ा है, सब कुछ नया नया सा है, फटाफट से आ गया होगा। आपको पता है नाइल क्या है? अगर नहीं भी पता हो ना तो उसने बता भी दिया। अगर किसको नहीं पता हो कि नाइल क्या है, नील नदी को इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, नील नदी को इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बता भी दिया अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक। अब आपको इतना समझ में आ गया कि नाइल इसने बिना द के लिखा है, और अपन ने अभी पढ़ा था कि रिवर के नाम के आगे आपको द लगाना होता है। इसका मतलब यहाँ पर द आएगा, इसका मतलब आपका जो आंसर जो है, मतलब जो रॉन्ग है वो ये है, आंसर जो है वो ये है, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे एरर है यहाँ पर। आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, कुछ भी मन से बनाकर नहीं डाला गया है, आपके MPSI लेवल तक के एग्जाम के क्वेश्चन है। लेवल आपका MPSI डाला है यहाँ पे, ठीक है, उसके बीच में चलता रहेगा, और जेपी के लास्ट करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैं आपके आंसर्स नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है, मैं आंसर देती हूँ विथ कॉन्सेप्ट, ऐसे डायरेक्ट आंसर मार्क नहीं कर रही हूँ, तो वहाँ से आप मैच कर लो। फिर भी किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होता है इस लेक्चर से रिलेटेड, आप जो अभी चैट चल रही है आप उसमें लिख देना, मैं आपकी चैट, आपके जो कमेंट्स हैं वो ले लूँगी, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, डाउट्स जो हैं, और उसको आने वाले लेक्चर्स में उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। रेगुलर रहना है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डैश पैसिफिक ओशन। अब वो बोल रहा है पैसिफिक ओशन किसके, ब्लैंक मारा है इसने किसके आगे, पैसिफिक ओशन के आगे। किसका नाम है ये पैसिफिक ओशन का? अभी पढ़ा तो ओशन के आगे द लगता है, आंसर आ गया द, आंसर आ गया द, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हो गया, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ, जो प्लेज डैश पियानो रियली वेल। अब मेरे को नहीं लगता कि अपने को अब टाइम ज़्यादा देना है। ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अपन ने पढ़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हमेशा द आता है, लगा दिया। अच्छा सुनो, क्वेश्चन ये चल रहे थे, ये नहीं कि सब में द लगाना है, क्योंकि मैम पढ़ा रही है एक्सेप्शनल केसेस ऑफ प्रॉपर नाउन, और हमको सबके आंसर द देना है। अभी बीच में मैंने पुरानी जो लेक्चर्स लिए ना उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन डाल दिए हैं, इसलिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो बस इसी में ध्यान है, बीच में कोई दूसरा चैप्टर आ गया, क्वेश्चन आ गया तो वो गलत कर दिया, ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूँ एक ही बार में आंसर सही दो ना, इसलिए फोकस्ड रहना है ना। हो सकता है आंसर्स दूसरे हों, यहाँ तो क्लियर ही है। बाइबल के आगे पूछ रहा है, बाइबल एक रिलीजियस बुक है, और रिलीजियस बुक के आगे हमेशा द लगता है, आंसर आपका बी आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डैश यमुना इज द लॉन्गेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द गंगे। खुद ही बता रहा है आंसर, खुद ही बता रहा है आंसर। यमुना लिखा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को पता नहीं हो कि यमुना क्या है, फिर भी लिखा है कि रिवर है,
और उसके बाद उसने फिर एक रिवर का नाम लिखा है और उधर ये भी बता दिया कि क्या लगता है, सब टिपा दिया क्वेश्चन के अंदर ही। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर आपके पास पुराने पेपर्स होना, पुराने क्वेश्चन हो, पेपर नहीं क्वेश्चन होना आर्टिकल्स के, तो देखना चेक करना ये क्वेश्चन आया हुआ है, खुद ही ने टिपा दिया क्या आंसर देना है, दे दिया वही आंसर, रिवर्स के नाम के आगे द लगता है, रिवर्स के नाम के आगे द लगा दिया, इतना ईजी है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है डैश गंगेज इज अ होली रिवर, अभी किया, ये सब आपके एग्जाम के ही है इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड है चीजें, ठीक है, कुछ नहीं, बस कहानी चेंज कर देते हैं, बातें वही रहती है, कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन आगे आ गए क्या, ओके ये हो गया, ओके नेक्स्ट 8th, प्ले डैश वायलिन, वायलिन बजाओ, वायलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हमेशा द आता है, आंसर आपका बी है, ठीक है। नेक्स्ट 9th, ब्रह्मपुत्र इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, ब्रह्मपुत्र क्या है यहाँ पे, रिवर विच फ्लोज थ्रू चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, कंट्रीज के नाम के आगे अपने को द नहीं लगाना है, और क्योंकि मैंने आपको बोला नहीं भी लगाने को, कुछ कंट्रीज होती है जिसमें लग जाता है, वो सब ओमिशन में पढ़ेंगे, वो मैं आपको अपवादों में पढ़ा दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर उसने सब कुछ दे दिया और इतना बड़ा आपको हिंट दे दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर है तो रिवर के नाम के आगे हमेशा द लगाना है। नेक्स्ट है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन बता रहे हो, अभी इजी लग रहे होंगे, अभी इजी लग रहे होंगे क्योंकि पढ़ लिए ना, अभी तो कुछ करना ही नहीं है, आंसर्स देते जाना है फटाफट। नेक्स्ट देखो, वुड लाइक टू, यहाँ पे यू आएगा यार, यहाँ पे यू आएगा, क्वेश्चन सुधार लो ओके तो वेट, यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ओके। तो वुड यू लाइक टू विजिट डैश एफिल टावर, अब एफिल टावर क्या है, अभी अभी बनी बिल्डिंग है क्या, कोई मतलब अभी बना स्ट्रक्चर है क्या, अभी अभी बना है, न्यू है, पुराना है, आपको लगता है ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक इमारत है ना, तो ऐतिहासिक इमारतों के नाम के आगे अपन क्या लगाना है, प्लेस नहीं बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखा था, ठीक है, नहीं तो आप जयपुर और ये पुरानी जगह ऐसे सबके आगे द लगा दोगे, ठीक है, बिल्डिंग बोल रहे, बिल्डिंग, ठीक है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, आपको यहाँ पर क्या लगाना है, द आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ छूटा नहीं है, ओके। बास्केट्स मेड बाय डैश नागा वुमेन ऑफ इम्फाल आर ब्यूटीफुल एंड सोल्ड ऑल ओवर डैश वर्ल्ड। देखो इसमें आपको दो चीज़ें हैं, आपको आपका आंसर जो है ना वो ऑप्शन से आएगा, आपको हिंट दे रही हूँ, आप ले लो 15-20 सेकेंड्स और उसके अंदर आप आंसर दे दो, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, यह मैंने बोला था ना कि मैंने क्वेश्चंस को मिक्स करा है, जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाले हैं, क्योंकि इतना इजी थोड़ी बना देना है कि जो अभी पढ़ाया है उसके आंसर तो सारे द ही लगा दोगे, सबके आंसर भी हो जाएंगे ना। आई होप आपने आंसर दे दिया है, ये ऑप्शन से आएगा, अगर लास्ट लेक्चर से कोई रूल रेगुलेशन प्रॉपर लग नहीं रहा है, सिर्फ ऑप्शन से आएगा, कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो आप एन के चेक लगा लो कि एन कहाँ लग सकता है और कहाँ नहीं, एन कहाँ लगता है बताओ, वोवल्स में, वोवल के साउंड के आगे, ठीक है। अब ऑप्शन कहाँ पर है, जहाँ पर एन है, ये है और ये है, तो एन यहाँ पर है। अब मुझे एक बात बताओ कि एन यहाँ पर है तो पहले वाले में एन लगना, देख यहाँ पर एन लिखा है लेकिन बोल तो अपन न रहे हैं ना, नागा लिखा है, बोल तो न रहे हैं ना, मतलब क्या, एन मतलब क्या, कॉन्सोनेंट मतलब क्या, व्यंजन, तो व्यंजन के आगे एन लग सकता है क्या, नागा न बोल रहे अपन, न है ना, ए नहीं बोल रहे, आई ई नहीं बोल रहे, तो न का साउंड आ रहा है ना, पहला अक्षर क्या निकल रहा है ना, तो इसका मतलब आपका एन नहीं हो सकता पहले, आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाते हैं, हो गए रॉन्ग। अब आपके पास ऑप्शन ही दो बचते हैं, अब मुझे बता दो ऑप्शन से, चलो पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पर पहला वाले ऑप्शन को राइट कर दिया और यहाँ पर लगाया मैंने ए, अब तुम मुझे बताओ ए लगेगा क्या, ए लगेगा क्या, यहाँ पे नाउन क्या है, नागा तो एडजेक्टिव है, विमेन, कैसी विमेन, ऐसी विमेन, ठीक है, तो ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन मेन नाउन क्या है जिसके लिए ये आर्टिकल लग रहा है, विमेन। अब मुझे एक बात बताओ, विमेन क्या होता है, ये तो प्लूरल होता है, और सिंगुलर के लिए तो ए एन लिखते हैं, पता है ना, बचपन से पढ़ रहे हैं। अगर एक वचन के लिए तो एम एन होता है, बहुवचन के लिए एम एन होता है, और बहुवचन के आगे कभी ए या एन लगता है क्या, ए और एन तो हमेशा किसके आगे लगते हैं, वन के आगे, सिंगुलर के आगे।
तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जा रहा है कि आपका ये भी गलत, ऑटोमेटिक आंसर यही निकल रहा है। फिर क्या, द आप लगा सकते हो, कहीं भी होगा, निश्चित हो गए कुछ। अब ये नहीं बोला मैम यहाँ तो बताया नहीं निश्चित है, भैया एट द एंड आपको तो ऑप्शंस पर जाना है ना, सामने वाला जो लिख रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने बोला बाहर एक लड़का खड़ा है, हो सकता है मैं उसको नहीं जानती तो देयर इज अ बॉय हो जाएगा, हो सकता है मैं जानती हूँ तो मेरे लिए तो द हो जाएगा ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसलिए हम अंतर्यामी तो है, हमको पता तो नहीं चल जाएगा कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, द आएगा कि ये, लेकिन जो वो आपको दिखा रहा है या तो उसको द भरवाना होगा तो आपको हिंट देगा, जैसे अपन ने पुराने लेक्चर्स में क्वेश्चन करे, और हिंट नहीं देगा तो ऑप्शन ही ऐसे दे देगा कि आपको आ जाएगा समझ में कि अरे यहाँ तो द ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दे रहा ना उसके अलावा। ये सरासर गलत हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ए लिख नहीं सकते क्योंकि ये बहुवचन है। ये सरासर बिल्कुल ही गलत हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे साउंड तो न का आ रहा है, तो फिर एन क्या कर रहा है, अपने आप ही आंसर आ गया। द आ सकता है, हाँ होगी, निश्चित आ सकता है द, ऐसा तो है नहीं कि द नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे हरगिज नहीं आएगा, स्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पे हरगिज नहीं आएगा, स्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पर हरगिज नहीं आएगा तो नहीं हो सकता है कि वो निश्चित हो। मेरी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर वर्ल्ड है, निश्चित है, और वर्ल्ड तो मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ में भी बताया था ना, वर्ल्ड के आगे आपको हमेशा द लगाना है, वर्ल्ड के आगे हमेशा द लगाना है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, छोटी सी चीज़ है, इसको नोट कर लेना है, ब्लू में लिख देती हूँ कि कुछ नई चीज़ सीखी ना अपन ने, नई चीज़ सीखी है। ट्रूथ, होल, सेम, इन सब के आगे द लगता है। क्वेश्चंस जो आपके पूछे उस हिसाब से बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस आपसे आर्टिकल्स में इससे पूछे हुए हैं याद रखना, ये 3 वर्ड जिनके आगे आपको द लगना है। इसमें वर्ल्ड भी आता है लेकिन अपन ने उसको वहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ में कवर कर लिया था, इसलिए उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्नैपशॉट ले लो, हाँ, नई चीज़ पढ़ ली है, कुछ नया है, नया है, ठीक है, बार बार बता रही हूँ, कुछ नया पढ़ा दिया, ओके। बड़े आगे तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, बी। नेक्स्ट, मुंबई इज डैश वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन, इट इज वन ऑफ डैश मोस्ट थ्राइविंग बिजनेस सेंटर्स इन द कंट्री। अब इसको पहले तो देख लो तुमको आ क्या क्या रहा है, और जो नहीं आ रहा उसमें फिर अपन बाद में बात करेंगे। देखो एक बात तो क्लियर है, मोस्ट थ्राइविंग, मोस्ट थ्राइविंग, मोस्ट थ्राइविंग आपको नहीं या कुछ लग नहीं रहा कि अपन ने कुछ पुराने लेक्चर में पढ़ा है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के आगे हमेशा द लगता है, ऐसा पढ़ा है ना, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि पहला तो नहीं पता लेकिन सेकंड वाले में द आएगा। ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसके सेकंड में द है, ये दोनों मिल गए दो। अब द आएगा कि मैम निश्चित है कि अनिश्चित, भाई अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, अब आगे को क्यों देख रहे हो, आगे का तो तुमने क्लियर कर लिया, अब मत जाओ ना आगे, सोचो कि इतना ही सेंटेंस है। अगर मैंने इतना ही सेंटेंस आपको दिया होता तो आप यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, मुंबई इज डैश वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन, प्लेस मतलब क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखो एक बार हिंदी निकाल के, ये इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको जो बताया है ना, ये है वो है वाला फंडा है। मुंबई एक रहने के लिए एक बहुत कॉस्टली प्लेस है, मुंबई रहने के लिए एक बहुत कॉस्टली प्लेस है। इंट्रोडक्शन ये है वो है, कुछ याद आ रहा है, ए आएगा, आपका इंट्रो वाला लगना चाहिए, आप इंट्रो दे रहा है ये है वो है, आपका आंसर किधर आ रहा है, डी पे आ रहा है, वेट डी पे आ रहा है, डी पे आ रहा है, देख लो चेक कर लो, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब आपको ये कंफ्यूजन हो कि मैम यहाँ तो कंफर्म है, द भी आ सकता है, भी आ सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ उतना देखना है वाक्य और फिर अपने आप से पूछना है कि क्या ए या एन का कोई रूल लग रहा है या द के बेसिक रूल लग रहे हैं। यहाँ पहला ही रूल लग रहा है ए एन का कि इंट्रोडक्शन ये है वो है वाला लग रहा है। मुंबई के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो सिटी तो बहुत कॉस्टली है, ये है वो है, आपको पता नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन क्लियर है तो ध्यान रखना। हाँ, अगर उसको द ही भराना होता तो वैसे ऑप्शंस नहीं देता, लेकिन अपने पास है ऑप्शन, अपने पास रूल है तो भरेंगे, और नहीं ऑप्शन तो वो जो ऑप्शन आखिरी में बचता है वही अपना ऑप्शन होता है आंसर, जैसे अभी मैंने नागा वुमेन वाले में, इम्फाल वाले में बताया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हो तुम टेंशन लेना बंद कर दो, ये टॉपिक का, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पहली बात तो ये बता रही हूँ, और जितना ये पढ़ा है उसके अंदर ही अंदर आएंगे, ये पक्की बात है,
ठीक है। और इसका प्रूफ भी है अपने पास, जब अपन आखिरी में जेल प्रेरी के क्वेश्चंस करेंगे ना, सिर्फ प्योर जेल डिपार्टमेंट के, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी जो आए हुए हैं, तो आपको अपने आप आने लग जाएंगे। इतनी पढ़ाई में आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या लेवल है और उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको वो आ गए ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, टॉलेस्ट, अरे ये पहले वाले में ही समझ में आ गया। टॉलेस्ट मीन्स क्या? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स व्हाट? द, या तो द आएगा। अब ऐसे कौन से ऑप्शन है जहाँ पर पहले द है? ये दोनों है, तो अब इन दोनों में से चेक लगाओ। आगे बढ़ते हैं। इज इट डैश हिमालयाज? अरे वाह, ये माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रृंखला, अकेला माउंटेन नहीं है, ये ग्रुप है ना। हिमालयाज एक पहाड़ है कि श्रृंखला है? श्रृंखला है। और उसने बोला था पर्वत श्रृंखला के नाम के आगे क्या लगाना? द। माउंटेन रेंजेस के नाम के आगे क्या लगाना? द। तो मतलब पहले वाले में द है, दूसरे वाले में भी द है। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ए पे है। आंसर आपका आ जाता है ए। आगे बढ़ते हैं। 15th, when we have a party we believe in the philosophy of dash more dash merrier। मैंने अभी तक के क्वेश्चंस के अभी तक की पढ़ाई के क्वेश्चंस डाले हैं ना। आज जो पढ़ाया उसके क्वेश्चंस तो थे ही, शुरू में आप देख रहे हो 1 to 10 उसके क्वेश्चंस थे मैक्सिमम। ठीक है, और जो मैंने कल तक पढ़ाया है उसके भी क्वेश्चंस में मिक्स करती जा रही हूँ ताकि आपका फ्लो बना रहे। ठीक है, कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमेशा, ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है मैम, मैंने कल के लेक्चर में बता रखा है, और अच्छे से मैं एडजेक्टिव में बताऊंगी, लूंगी अभी एडजेक्टिव का भी। ठीक है, अभी अब जाके देखना उसमें, क्योंकि कल का पढ़ा है मैं पढ़ा रही हूँ। और आगे कहीं पर भी THAN देन न लगा हो तो द लगेगा, और देन लगा हो तो द नहीं लगेगा, और देन लगा हो तो द नहीं लगेगा। आई बात समझ में? अब देखो, आपको पता है ना कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसकी सुपरलेटिव होती है मोस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव। आपको पता है मैरियर, मैरी यानी बहुत खुश होना, आनंद बनाना, MERRY। मैरी नहीं, शादी वाले में ए आता है, शादी वाले में ए आता है, और आनंद मनाने वाले में MERRY आता है, MERRY। ठीक है, तो मैरी मीन्स आनंद मनाना। मैरियर कंपैरेटिव डिग्री, मेरिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो ये क्या है? आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अब तुम चेक करो, इसके पीछे कहीं THN देने नहीं है, इसके पीछे कहीं THN देने नहीं है, तो जब इसके पीछे नहीं है तो इसके आगे द लगेगा, जब इसके पीछे भी नहीं है तो इसके आगे भी द लगेगा। जिसके पीछे देन नहीं होता उसके आगे द होता है, मैंने आपको सिखाया है कल के लेक्चर में। देन नहीं तो द नहीं तो देन। ठीक, तो आंसर कहाँ पर है? दोनों में द वाला ए। आंसर आपका क्या हो जाता है? ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15th, डैश क्रीम यू यूज्ड फॉर द पुडिंग वॉज वेरी थिक। अभी तक के जितनी पढ़ाई करी ना आर्टिकल में, उसमें से इन सभी के आंसर्स देने, सब आपको आता है। चलो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ये नो आर्टिकल वाला अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो इसको तो अभी अपन हटा ही देते हैं। अपने पास 3 ऑप्शन है, उसमें इसको आप हटाई दो पहले, क्योंकि मैंने अभी इसका कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डाला नहीं है। जो इन चीज़ों को पढ़ लिया तो इनसे रिलेटेड डाला है। अब सुनो, और क्या है जो 100% नहीं आएगा? एन। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क का साउंड दे रहा है, क्रीम काय का साउंड दे रहा है? क का। और क क्या होता है? आपका कॉन्सोनेंट होता है। इंग्लिश में देख लो तो कॉन्सोनेंट, हिंदी में देख लो तो व्यंजन। इसका मतलब एन भी नहीं आएगा, इसको भी हटा दिया। अब मेरे पास द बचता है और ए। अब यार वो क्रीम तो निश्चित भी हो सकता है बोलने वाले को उसके बारे में पता हो सकता है नहीं पता। तो अपने को क्वेश्चन, मैंने क्या सिखाया था आपको शुरू में कि आपको सेंटेंस आगे से लास्ट तक पढ़ना है, उसका हिंदी निकालना है। अगर उसने कोई हिंट दी है आपको, या कोई ऐसी बात है जो आपको कॉमन सेंस से लग रही है कि यही होगा, ऐसे ये सब क्वेश्चंस मैं बाद में बताऊंगी, पर ऐसा है कि कोई हिंट दी है तो आप द लगाएं। जब हिंट ही नहीं दिए तो आप एक सेकेंड। अरे अपन तो क्रीम पे है ना। अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको और मैं इजी बता देती हूँ। अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है। सबसे पहले इसको देख लो, क्रीम अनकाउंटेबल नाउन, वैसे भी ये तो आएगा नहीं। ठीक है, उसका रीजन बता देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि क्रीम लिखा हुआ है यहाँ पे। क्रीम इज एन अनकाउंटेबल नाउन, क्रीम इज एन अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपको सिखाया है अच्छे से क्लास, अगर किसी को अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता ना, क्लास नंबर 2 पे जाना, मैंने इतने अच्छे से बताया है कि 100% बात समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें 10-15 मिनट लग गए थे मेरे को बताने में, वहाँ जाके देख लेना। अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ, अनकाउंटेबल जिसको हम 1 2 3 4 नहीं गिन सकते। ठीक है, तो ये जो है ना, क्रीम हुआ, बटर हुआ, मिल्क हुआ, वाटर हुआ, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एयर हुई,
चॉकलेट हुई, टी हुई, कॉफ़ी हुई, ये सब को हम ऐसे 1 2 3 4 नहीं गिन सकते, ठीक है। क्रीम है तो इसको नहीं बोल सकते 1 क्रीम 2 क्रीम 3 क्रीम, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। वाटर है 1 पानी 2 पानी, एक ये अपना कुछ भी चीज़ आप ले रहे हैं 1 पत्ती 2 पत्ती, ये सब शुगर, अपना राइस व्हीट, आप जो गिनते हो ना राइस व्हीट में मतलब चावल और गेहूं में जो गिनते हो वो गेहूं के दाने होते हैं, ग्रेन, तो आपको व्हीट ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स ऐसा बोलना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप गिन सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ व्हीट राइस बोलोगे तो इसका बहुवचन नहीं बनता। सोचो आप क्या सिखाया था मैंने उस लेक्चर में क्लास नंबर 2 में, कि जिसका बहुवचन बन जाता है वो काउंटेबल होता है, जिसका बहुवचन बन जाता है, जिसका प्लूरल बन जाता है वो काउंटेबल होता है, या फिर जिसका 1 2 हो जाता है वो काउंटेबल होता है। ये 2 चीज़ बताई थी पहचानने के लिए। तो आप 1 क्रीम 2 क्रीम नहीं करते हो और ना ही क्रीम का प्लूरल बनेगा, क्रीम्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये क्रीम जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी an नहीं लगता, अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी an नहीं लगता। तो इसका तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, इसलिए इसको मानो ही नहीं, इसके क्वेश्चन ही नहीं है, और ये अपने आप ही ऑटोमेटिक गलत हो गया। आंसर आपका क्या आ जा रहा है, बी। शुरू में मुझे ध्यान नहीं गया था क्रीम लिखा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है। कैसे, रूल नंबर 1 से ही सॉल्व हो गया है। रूल नंबर 1 इंडेफिनेट आर्टिकल, क्या पढ़ा था रूल नंबर 1 में कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, उसके आगे ही क्या लगता है एन, जब वो वाक्य में इंडेफिनेट हो। आया समझ, आगे बढ़ते हैं। टच डीपर द वेल द कूलर द वाटर इज, यहाँ पे तो उसने टिपाई दिया, दूसरे में उसने कंपैरेटिव डिग्री लिखी है, सेम कंपैरेटिव डिग्री यहाँ लिखी है, एक के आगे द लगाया है, दूसरे के आगे भी द ही लगेगा। और मैंने अभी पढ़ाया था आपको लास्ट वाले में कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है अगर उसके आगे देन ना लिखा हुआ हो तो। लिखा है क्या, इधर देखो, डीपर के आगे यहाँ कहीं देन लिखा है क्या, नहीं, तो द लगेगा। कूलर के आगे कहीं देन लिखा है क्या, नहीं, तो द लगेगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाता है, बी। नेक्स्ट, इट इज डैश यूनिक वॉच, इट इज डैश यूनिक वॉच, अरे ये एक यूनिक वॉच है, ठीक है। ये है, वो है, याद आ रहा है कुछ, इंट्रो जा रहा है कि नहीं, इंट्रोडक्शन जा रहा है, और इंट्रोडक्शन तो जाना ही चाहिए। जिसके आगे आपको कोई भी आर्टिकल लगाना है उसको चेक कर लो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्या। अरे यूनिक किसी का नाम नहीं होता, यूनिक तो आपका एडजेक्टिव है, लाखों में एक, हजारों में एक, यूनिक सबसे अलग, ठीक है। तो सबसे अलग किसी का नाम नहीं होता, लाखों में एक, हजारों में एक किसी का नाम नहीं होता, तो ये एडजेक्टिव है। क्या है भैया सबसे अलग, वॉच है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है एडजेक्टिव। क्या है भैया, वॉच है, जो शब्द नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। बार बार बता रही हूँ मैं, है ना, एडजेक्टिव का लेक्चर अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है, अभी होगा वो। तो ये यूनिक क्या है, वॉच है, यूनिक क्या है, वॉच है, वॉच के बारे में बता रहे कि बहुत अलग वॉच है, ठीक। तो ये है आपका नाउन। अब देख के बता दो सिंगुलर है कि प्लूरल, नाउन है ना, किसी चीज़ का नाम है, किसी एक कोई चीज़ होती है यहाँ पे उसका नाम बोलते हैं वॉच। काउंटेबल है, वॉच को गिन सकते हो 1 2 3 4, और साथ ही में सिंगुलर है, वॉचेज नहीं लिखा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी बैठ रहा है और इंट्रोडक्शन आ रहा है, तो फिर आपको 101% यहाँ पे एन लगाना है। तो आपका ये भी गया और आपका ये भी गया। अब देख लो यहाँ लगाओगे क्या, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर एन लगाने जा रहे हैं, रॉन्ग है वो लोग, और ये वही लोग हैं जिन्होंने क्लास नंबर 3 नहीं लिया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने क्लास नंबर 3 नहीं लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 3 लीजिए, और मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर आपका जो है वो ए आएगा, एन नहीं आएगा। रीज़न, भले ही यू लिखा हो, मुझे क्या करना, लेकिन आप क्या इसको अनीक पढ़ रहे हो क्या, या उनीक पढ़ रहे हो क्या, ऐसा है क्या, नहीं ना, आप इसको क्या पढ़ रहे हो, यूनिक। क्या निकल रहा है आपके मुंह से, क्या निकल रहा है, यह स्वर है कि व्यंजन, व्यंजन ना, इंग्लिश में जाइए, ऐसे बनता है ना, यह कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट के लिए, व्यंजन के लिए कौन आता है, ए। उच्चारण पे जाना है, लिखे हुए पे नहीं जाना, शुरू से समझा रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं आया समझ, मैंने जहाँ बोला है वहाँ जाके पढ़ लेना भी लेक्चर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लो, सन है, अरे यार ये तो बहुत ईजी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो पहले वाले में तो द आएगा, तो ये गया और ये भी गया, है ना, ये 2 बच रहे। दूसरा क्या है, वेस्ट, ये तो दो तरफ से, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, साथ ही मैंने अभी यहाँ पर प्रॉपर नाउंस में समझाया था डायरेक्शंस, 2 रूल लग रहे हैं, 2 रूल से यहाँ पे क्या लग रहा है, द, यहाँ भी क्या लग रहा है, द। आंसर आपका क्या आ जाता है, बी। आगे बढ़ते हैं।
सब पढ़ा हुआ है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, एक ही चीज़ को बार बार क्या समझाएंगे। मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्ग शुड हेल्प डैश वीक। भैया स्ट्रॉन्ग क्या है? मजबूत। मजबूत कोई चीज़ होती है ना, मतलब मजबूत किसी चीज़ के बारे में बताना है, ये चीज़ कैसी है, मजबूत है, ये चीज़ कैसी है, कमज़ोर है, मतलब ये एडजेक्टिव्स है। क्या है ये? एडजेक्टिव, जो किसी नाउन के बारे में उसका विशेषता या उसका दोष या गुण या कुछ भी बताते हैं, रूप रंग कुछ भी, साइज शेप कुछ भी, ठीक। तो ये एडजेक्टिव्स हैं और ये एडजेक्टिव है। पहली बात तो इसने यहाँ टिप, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, ये लास्ट लेक्चर में आपको इसके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। लास्ट लेक्चर कौन सा है अपना? ये क्लास 5 है ना अपनी, क्लास 4 में मिल जाएंगे। क्लास 4 में आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, पहला ही है, जाके चेक कर लेना। उसको मैंने काफ़ी देर तक समझाया, करीबन 10-15 मिनट अपन ने इस पर बात करी है। यहाँ नहीं करेंगे है ना बार बार एक ही बात, यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। उन लोगों के लिए जिन्होंने वो लेक्चर ही नहीं लिया ना, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। रीज़न, जब ये भी एडजेक्टिव है सेम तरीके से लिखा हुआ है, ये भी एडजेक्टिव है सेम तरीके से लिखा हुआ है, इसके पीछे भी इसका नाउन नहीं है, उसके पीछे भी उसका नाउन नहीं है, इसने जब द लगाया तो फिर इसको भी सेम ही इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अरे अपन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक नहीं बोलोगे मैम, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग होता है, वीक तो वीक। ये इंग्लिश ये नहीं देखती है, जात पात धर्म नहीं देख रही वो, ठीक है। वो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच देख रही है। वो ये इंग्लिश के लिए जो जातियाँ होती है ना, वो ये होती है कि ये नाउन है, ये एक जाति हुई, ये एडजेक्टिव है, ये। तो जब ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी अपने संज्ञा के साथ नहीं खड़ा हुआ, ये भी देखो ना बाजू में तो मॉडल आ गया, संज्ञा कहाँ है? ये तो मॉडल बोलते हो ना आप शुड को, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है ना। ये भी अब अकेला खड़ा हुआ है, वो भी अकेला खड़ा हुआ है, तो इसके साथ द लगा है तो इसके साथ भी द लगेगा, सेम इक्वल। ये उनके लिए जिन्होंने पढ़ा नहीं, तो फिर ऐसे ऐसे लगाते हैं फिर कुछ भी, ठीक है। लेकिन वहाँ दिक्कत हो जाती है जब वो यहाँ पर भी आपको ब्लैंक दे देता, तो फिर तो तुमको समझ में नहीं आता ना क्या करें। इसलिए आपको को क्या करना है, क्लास नंबर 4 पे जाना है। क्लास नंबर 4 पे जाके फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझना है जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो यह एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब भी एडजेक्टिव हो, वाक्य के अंदर अपने पूरा ग्रुप मेंशन कर दे मीनिंग में, वाक्य का अर्थ निकालोगे तो किसी एक की बात नहीं हो रही होगी, पूरी पूरी जाति की बात हो रही होगी, साथ ही में उसके बाजू में नाउन नहीं होगा। ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है। जब आप सेंटेंस का अर्थ निकालो, तो वो एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति के बारे में ना बता रहा हो, पूरी जाति के बारे में बता रहा हो, और साथ ही में पूरी जाति के बारे में बता रहा हो, ठीक है, पूरी ग्रुप के बारे में बता रहा हो, कम्युनिटी के बारे में बता रहा हो, ठीक है, और साथ ही में क्या हो, उसके बाजू में नाउन न हो, तब आपको वहां पर द ही लगाना है। जैसे देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग को, मजबूत को कमजोर की मदद करना चाहिए, मतलब एक कोई स्ट्रॉन्ग है दुनिया में, उसको किसी एक कमजोर की मदद कर देना चाहिए, बस ऐसा बोल रहा है। वाक्य का अर्थ निकालो, यहाँ पर सबकी बात हो रही है, इस कैटेगरी के लोगों को उस कैटेगरी के लोगों की, कैटेगरी कम्युनिटी ग्रुप के लोगों की मदद करना चाहिए, पूरे ग्रुप पे जा रही है बात। साथ ही में ना इसके बाजू में इसका नाउन है, ना इसके बाजू में इसका नाउन है, तो इसके पहले भी द आना चाहिए, इसके पहले भी द इन्होंने ऑलरेडी लिखा है, नहीं भी लिखा होता तो हम वो वाला आंसर मार्क कर देते, ठीक है। तो आंसर क्या है, द, दोनों में द आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जाकर के अपना आज का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होता है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं, जिनके पास लास्ट क्वेश्चंस है वो आप देखेंगे ना, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। यहाँ तक की पढ़ाई में मोर देन 50% बन रहे हैं जिनके पास क्वेश्चंस है, और जिनके पास नहीं है उनको टेंशन की बात नहीं है। ये जितना मैं सिखा रही हूँ उतने में ही आपका वही कॉन्सेप्ट लगता जाएगा, ठीक है। बाइबल की जगह पे वहाँ गीता कर देंगे, ठीक है। अपने पैसिफिक ओशन की जगह कोई और ओशन का ना इंडियन ओशन लिख देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट वही की वही रहेंगे, वही कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन आते जा रहे हैं और आते जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? और जिनके पास ये क्वेश्चंस नहीं है पुराने वाले, तो ये तो मैं आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ले रही हूँ SI लेवल तक के, ठीक है, जो समझाने में ले रही हूँ। उसके बाद अपन जब ये टॉपिक अभी ओवर कर देंगे, उसके बाद अपन जो सारे जेपी के, इस टॉपिक के जितने जेपी के क्वेश्चन हैं जो प्योर आर्टिकल्स के हैं, क्योंकि उसमें कुछ मिक्स भी डले हैं जो मतलब टेंस से भी रिलेटेड है, ऐसे भी डले हुए हैं, तो उनको अपन वहाँ लेंगे जहाँ पर हम उसकी पढ़ाई कर चुके होंगे। ऐसे उन्होंने मिक्स भी कर, जिनके पास बुक्स हैं वो जानते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं फिर ये क्वेश्चन तो नहीं कराए, इसलिए नहीं कराए क्योंकि वो प्योर टेंस प्योर आर्टिकल का है ही नहीं, ठीक। तो जो भी प्योर आर्टिकल के क्वेश्चन जेबी में पूछे गए हैं वो अपन लास्ट में इस टॉपिक के ले लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। अब रही बात उन लोगों की जो पूरा ढंग से इन चीज़ों को प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं, विद थ्योरी, विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स, विद प्रॉपर क्वेश्चंस,
हर रूल रेगुलेशन पे क्वेश्चन हो, हर रूल रेगुलेशन का अपना एक एग्जाम्पल हो, ठीक है, हर रूल रेगुलेशन को अच्छे से समझाया लिखाया जाए, इस प्रकार से आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है। तो उसके लिए अपन ने यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं जिनको इस तरीके से थॉरो स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये अपना MPSI लेवल तक का है, अपने लेवल्स ऑलमोस्ट सेम ही है। MPSI थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, JP के ऑलमोस्ट सेम लेवल्स हैं, सेम आपके टॉपिक्स है जिसमें से कंफर्म पूछा जाएगा, जो अपने टॉपिक्स हैं वो सेम है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा आपको कुछ लगता है कि ये भी आता है मैम वो भी आता है, जबकि ऐसा है नहीं, सिर्फ डेफिनेशन से आता है वो, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूंगी ये भी आता है वो भी आता है, वो तो मैं यहाँ पे लाइव लेक्चर्स में करवा ही रही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगे, रिवीजन PDFs अपडेट हो चुके हैं, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि नहीं हुए हैं, आप चेक कीजिए, अपडेट मैंने करा दिए हैं, ठीक है। और MPSI की अपनी जब एग्जाम्स आएंगी तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें, अभी तो आपको ये पूरा ही है, ये तो है ही, ये पूरा सिलेबस है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें और लगेगा कि ये ऐड करना है वो ऐड करना है, वो ऐड होता जाएगा, ठीक है, टाइम वाइज। तो ये आपका पूरा कोर्स अवेलेबल है। जो लोग भी मुझे बोल रहे हैं दिक्कत हो रही है कोर्स परचेस करने पे, वो भी बात या कैसे करना है, आपको ऐप पर आपका कोर्स मिल जाएगा, ऐप पर से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। इन केस पेमेंट फेलियर हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पास 2 नंबर्स अवेलेबल है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये वाला नंबर सिर्फ व्हाट्सएप है, ये वाले में सिर्फ आपके व्हाट्सएप रिसीव होते हैं, तो फिर आप बाद में मत बोलिएगा, ठीक है। तो ये सब अवेलेबल है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, जिनको कोर्स परचेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, एक प्रॉपर सिलेबस जो कवर कराया जाता है अपने ऑफलाइन जो अपने कोचिंग्स में, उस तरीके से मैंने ही पढ़ाया है उसको पूरा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा इसका स्नैपशॉट, और यहाँ पर अपन अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लास्ट टॉपिक पर चलेंगे, आर्टिकल्स के ओमिशन। अभी अपन AN लगाना सीख रहे थे, द लगाना सीख रहे थे, अब अपन ओमिशन सीखेंगे कि कहाँ पर अपने को नो आर्टिकल वाला ऑप्शन भरना होता है, ठीक है। तो उसको जब आप सीख जाओगे तब सारी चीज़ों को साथ में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना फटाफट होने लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ओमिशंस करेंगे, यहाँ पर अपन ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।